नमस्कार फ्रेंड, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals. दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और डिटेल में जानना है तो गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारतीय, गूगल सब बताएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स और इशूज इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, फैक्टर्स और इशू इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट ये है हमारा। तो टॉपिक तो पता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन टू डिटरमाइन व्हाट चेंजेस आर डिजायर्ड अबव इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ द करिकुलम। अब हम लोग जो करिकुलम बना रहे हैं उसका क्या फिलॉसफी है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सबका अलग अलग फिलॉसफी होता है। जैसे कि आपको पहले भी बताए कि पिछले क्लास में भी बताए थे कि हिंदू एजुकेशन का एक अलग फिलॉसफी था, मुस्लिम एजुकेशन का एक अलग फिलॉसफी था। अभी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो अभी आपको सब कुछ क्लियर रहेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जो हिंदू एजुकेशन था गुरुकुल वगैरह में, उसका मेन एम ही था हिंदुइज्म को आगे बढ़ाना। जो मुस्लिम एजुकेशन था, मुस्लिम को आगे बढ़ाना। जो क्रिश्चियनिटी था, वो क्रिश्चियन को आगे बढ़ाना। तो उसका फिलॉसफी था। तो वैसे ही सबका कुछ ना कुछ फिलॉसफी हुआ करता है सभी प्रकार के एजुकेशंस का, जो कि क्लियरली अफेक्ट डालता है करिकुलम के ऊपर। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका फिलॉसफी क्या है? रोजगार उन्मुख होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ये है फिलॉसफी, और उसी अनुसार से करिकुलम डिजाइन होगा। 20th मई लास्ट डेट है। ओके, थैंक यू। तो अब आते हैं फैक्टर और इसी इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट में ही एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तो देखें एजुकेशन फिलॉसफी इफेक्ट डालता है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इफेक्ट डालता है हमारे एजुकेशन को। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है वो हमें हेल्प करता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। जैसे कि एजुकेशनल फिलॉसफी साइकोलॉजी में ये हमें पता है ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज में सब जो मतलब अलग अलग स्टेजेज, तो उसका लेवल क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों का डेवलपमेंट का लेवल क्या है साइकोलॉजिकली, तो उसी लेवल के अनुसार हम लोग अरेंज करते हैं करिकुलम, उसी अनुसार से बनाते हैं। अब जैसे क्लास 6-7 में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे का 6-7 में है, उसका लेवल क्या है उसके माइंड का। कैसे जानते हैं? थ्रू द साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। और उसके बाद उसी लेवल के अनुसार करिकुलम डिजाइन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि 12th वाला जो करिकुलम है, मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो लेवल होना चाहिए वो हम लोग 6 में दे देंगे, नहीं। तो ये कैसे पता चलता है? थ्रू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर यहां तक सभी का क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए फ्रेंड्स। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर, और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो पूछिए। मीना यादव क्लियर है, शांतानु हाजरा क्लियर है, दीनानाथ त्रिपाठी क्लियर है, कुमार प्रभाकर क्लियर, आराधना अनिंदिता मलिक क्लियर। ओके, लेट अस मूव। फैक्टर्स में ही सोशल चेंजेज। अब जो हमारा सोशल चेंजेज है ये हमारे करिकुलम को बहुत इफेक्ट डालता है। सोशल चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट लार्जली बाय द एडवांसेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सोशल चेंज अभी के टाइम में, अच्छा मीना यादव लिंक नहीं मिला आपको क्या? नहीं, मॉक टेस्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ या ध्यान नहीं दिया गया होगा। मॉक टेस्ट हुआ है संडे को, क्योंकि अब जैसे आप बता रहे हैं अब डिले करने से नहीं होगा। एग्जाम का भी डेट आ गया, मतलब एग्जाम का डेट नहीं, लगभग टेंटेटिव डेट है ना। तो जुलाई में अगर नहीं भी होता है तो अगस्त सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, मतलब लास्ट जुलाई से लेके अगस्त सितंबर में हो जाएगा। मतलब कि हमारा मॉक टेस्ट 21 है ना, तो प्रत्येक मंथ में 4 मॉक टेस्ट होगा।
तो संडे को ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट हो गया है, जिनको नहीं मिला है डोंट वरी, क्लास के बाद मैं दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, ये पहला मॉक टेस्ट है, तो जो इनरोल नहीं किए हुए हैं वो भी मॉक टेस्ट दे पाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद। तो एक दिन तो हो गया, मतलब कल, क्योंकि सिर्फ पहला मॉक टेस्ट फ्री है, जो कि सभी के लिए एक तरह से डेमो मॉक टेस्ट है। और भी किसी स्टूडेंट है जो कि इनरोल करना चाहते हैं तो वो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारा है क्या कि सिर्फ मॉक टेस्ट में ही इनरोल करना है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट में भी इनरोल कर सकते हैं, तो उसके लिए कल से होगा, आज नहीं होगा। लेकिन जो ऑलरेडी इनरोल किए हुए हैं उनको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला डोंट वरी, आज मैं फिर से दूंगा, पर्सनली मैं आज फिर से दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा और आज ही मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद मैं दे दूंगा, डोंट वरी। और 2 वीक तक रहेगा ये, मतलब अगला वीक तक भी रहेगा। तो आप एक बार नहीं, मान लेते अगर आप ये इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना, बैंड बजा के रख दिया है, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ जी रंजना सिन्हा, उसके लिए मैं लॉन्च करूँगा, कल आप हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे, ओके। लेकिन आज वाला जो मॉक टेस्ट है ये फ्री होगा, मतलब आज वाला नहीं, कल जो हुआ था संडे को, ये फ्री होगा, आप सभी को इसको दे पाएंगे। नेक्स्ट संडे के लिए आपको इनरोल करना होगा, ओके। नाउ लेट अस मूव। तो सोशल चेंजेज में अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज है ये हमारे करिकुलम को डिजाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी से मतलब 2022 से आप 20 साल पहले चले जाइए, तो 2002 में हमारे सिलेबस में इसे आ गया था बहुत लेवल तक। तो हमारे जो स्कूल का सिलेबस था, मतलब स्कूल का करिकुलम था, उसमें कंप्यूटर नहीं था, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल का था कंप्यूटर नहीं था, राइट। या मान लेते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स था या कुछ स्कूल्स में 2002 में आ चुका था, लेकिन यही अगर और उससे पहले चले जाते हैं तो 1998 या 1992 में कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था इंडिया में, नहीं था ना, पूरे इंडिया में नामो निशान नहीं था, तो इसमें कहाँ से नामो निशान होगा। तो अब सवाल आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कंप्यूटर डेवलप किया और करिकुलम में चेंज आ गया, हुआ। तो ये सोशल चेंज जो है ना बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये भी करिकुलम को अफेक्ट डालता है, करिकुलम डिजाइनिंग को। कमिंग टू द नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज लीड टू द पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज इश्यूज सराउंडिंग geriatric and small family norms are important areas which need to be incorporated in curriculum. अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हमारे करिकुलम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम डिजाइन। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड बहुत है, पढ़ा लिखा है, और खास करके सिर्फ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड एम्प्लॉयबल भी नहीं है वो। तो अब हमारे करिकुलम में क्या चाहिए, चेंजिंग चाहिए। कैसा चेंजिंग चाहिए? ऐसा चाहिए कि वो रोजगार उन्मुख हो, उसको रोजगार मिल सके, वो काम कर सके, उसको जॉब मिल सके या जॉब डेवलप कर सके, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बेतहाशा कमी है, और जो बचा कुचा है गवर्नमेंट उसको निजीकरण करते जा रहा है। तो अब सवाल आता है क्या कि सभी कोई इतना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज से सब खाएगा पिएगा कैसे, जिंदा रहेगा कैसे? तो वो सभी चीज़ को दूर करने के लिए, खाने पीने में बढ़ोतरी होने के लिए कुछ ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो रोजगार उन्मुख हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से ही वर्क एक्सपीरियंस को ऐड किया गया है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में ट्रेनिंग देना है, गेस्ट वगैरह को लाना है जो कि एजुकेशन जॉब वगैरह से रिलेटेड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत कुछ ऐड किया गया है इससे रिलेटेड। साथ ही साथ अब स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। कुछ इस प्रकार से करिकुलम डिजाइन किया जाता है ताकि मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी रोका जा सके। तो मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी अफेक्ट डालता है करिकुलम डेवलपमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये कौन कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं जो बताया ये काफ़ी शॉर्ट में है,
ठीक है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और जब आप हमारा जो नोट्स दिया गया है आप लोगों को, जब आप उसको पढ़ें ना तो आसानी से आपके दिमाग में घुस जाए, इसीलिए हम आपको उसी तरीके से बताते हैं। और ये जो बनाया गया है, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा 100% हमारे स्टडी मटेरियल से लिया गया है। तो मतलब है कि आपको बाहर में नहीं पढ़ना, उसी का पढ़ना है, और अच्छे तरीके से आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो थोड़ा बताया, डिटेल में आपको उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग हमारे क्लास के साथ साथ स्टडी मटेरियल को भी जरूर फॉलो करें। ओके, और अगर यहाँ तक में सबका क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए थोड़ा सा क्लियर, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टिल नो देन यू कैन आस्क। शांतानु हाजरा क्लियर है, प्रसन्ना क्लियर, दीनानाथ त्रिपाठी क्लियर, अनिंदिता मलिक क्लियर, और मीना यादव क्लियर, कुमार प्रभाकर क्लियर। ओके, एक्सलेंट। तो आप सभी का क्लियर हो चुका है भाइयों। आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, हमें ये देखना है। द पर्पस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी फुलफिल। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, वो फुलफिल होना चाहिए। ये होना चाहिए बेसिक करिकुलम का बेसिक प्रिंसिपल। अब हमारा क्या है, हम अपने बच्चों को या हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सिंपल, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखला सकें, मतलब अपने पैरों पे खड़े हो सकें, है ना, इसीलिए ना। मदर फादर फॉर ऑल टाइम नहीं है, या मान लेते हैं हम ही लोग सब दिन के लिए नहीं रहेंगे, तो मान लेते हैं कि या आपके मदर फादर सब दिन नहीं रहेंगे, जब तक वो हैं आपको चलाएंगे, नहीं रहेंगे चले जाएंगे, फिर आप कैसे रहेंगे? तो आपको रहने के लिए क्या होना चाहिए? अपने पैरों पे खड़ा, किसी भी प्रकार से, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, बट जॉब होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, रोजी रोटी होना चाहिए। ओवरऑल कहें रोजी रोटी होना चाहिए। तो हमारा एजुकेशन का पर्पस प्रेजेंट, खास करके अभी के समय के लिए, रोजी रोटी कमाना है, तो ये फुलफिल होना चाहिए। या मान लेते हैं कि हम आर्मी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए कि जो वहाँ पर निकले एक्सलेंट निकले, और जाके वो आर्मी मतलब दे बैंड बजाए दुश्मनों की। अगर हम लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एम क्या है? एक अच्छा सा नर्स हो, है ना, मतलब लोगों का अच्छा से ख्याल रख सके। अगर हम लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेडिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अच्छे से करिकुलम कैसा होना चाहिए ताकि वो अच्छा एक बेस्ट डॉक्टर बन सके, जितने भी प्रकार का बीमारियां आए या नया या पुराना, उसको अच्छे तरीके से बच्चे हैंडल कर सके। तो करिकुलम एमबीबीएस के अनुसार होना चाहिए। तो पर्पस अलग अलग चीज के, अलग अलग क्लास का करिकुलम अलग अलग है, क्योंकि उसका एम अलग अलग है। क्लियर? बट कॉन्सेप्ट एक ही है, सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड बिहेवियरल टर्म्स विच शुड बी अचीवेबल एंड मेजरेबल। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज किया गया है। क्या है स्टेटेड इन क्लियर? मतलब यहाँ पर क्लियरली उसको स्टेट होना चाहिए, मतलब ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम आखिर पढ़ा क्यों रहे हैं, हम क्यों, हमारा एम क्या है। ओके, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, दुविधा वाला नहीं होना चाहिए, झंझट वाला नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। क्लियर कट आइडिया पता चलना चाहिए उस हमारे ऑब्जेक्टिव्स का। बिहेवियरल टर्म्स, क्या हमारा जो इसके बाद क्या बिहेवियरल में चेंजिंग होना चाहिए जो, और खास बात क्या है बिहेवियरल टर्म्स के साथ साथ वो अचीवेबल एंड मेजरेबल भी होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करिकुलम बना दिए, बच्चे उसको पढ़ ही नहीं सकेंगे। जैसे हम लोग का नेट का सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि 6 महीने में किसी भी कंडीशन में नहीं पढ़ा जा सकता। एम आई राइट? सही है कि नहीं? एम आई राइट? यस और नो में जवाब दीजिए। इतना बड़ा सिलेबस 6 महीने में पढ़ा जा सकता है? डेफिनेटली 6 महीने में इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता। दीनानाथ त्रिपाठी, हम यहाँ पर यस लिख दिए, आप भी यस लिख दिए जी।
नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए ना, पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको गारंटी दी है पास करवाने के लिए, इसीलिए क्या करते हैं उसी अनुसार से पढ़ाते हैं। पहले जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम वो बता रहे हैं ताकि जो कि आप अपने से ना पढ़ सकें, और बाकी जो आप अपने से पढ़ सकें हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब टाइम बचेगा तब। तो पहले हम आपको क्या करेंगे कि एग्ज़ाम पास करने लायक पढ़ा देंगे ताकि आप एग्ज़ाम पास कर जाएं। उसके बाद जब टाइम बचेगा तब फिर आगे जो छूटा हुआ पोर्शन रहेगा उसको पढ़ाएंगे ताकि एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं। क्योंकि इतना कम टाइम में 2 साल का सिलेबस है और 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होता है, मतलब 6 महीने में पूरा करना है, जो कि नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए अचीवेबल भी होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज दैट द स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑफ द पार्टिकुलर एजुकेशन प्रोग्राम शुड हैव ए क्लियर परसेप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो टीचर को भी साथ में स्टूडेंट को भी क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, क्लियर कट परसेप्शन होना चाहिए कि आखिर होना क्या है, बोलना क्या चाहते हो, क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कोई मेडिकल में है, एमबीबीएस कर रहा है, तो क्लियर कट आइडिया है टीचर को भी, मतलब प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं साथ में स्टूडेंट को भी एक अच्छा सा डॉक्टर बनना है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्लियर कट है क्या, इंजीनियर बनाना है अच्छा वाला। अब वो इंजीनियर में भी कैसा वाला, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारा चीज़ें, क्या क्लियर कट होना चाहिए टीचर को भी स्टूडेंट को भी, राइट। And the fourth one is the fourth principle is that the learning of activities to provide learning introduction to curriculum experiences related to theoretical, practical and clinical components and construction should be in conformity with the education objectives of the program. अब क्या है कि द फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग एक्टिविटी जो कि प्रोवाइड करवाना है, टू प्रोवाइड इंट्रोडक्शन टू करिकुलम एक्सपीरियंसेस, मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए करिकुलम एक्सपीरियंसेस के, थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल भी होना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल जो होना है उसमें वो भी होना चाहिए। अगर वो नर्सिंग है, मेडिकल है या अगर इंजीनियरिंग है, मतलब इस डिजाइन का स्किल वाला है, तो उसमें क्लिनिकल कंपोनेंट क्लियर होना चाहिए। क्लिनिकल क्यों, जैसे कि एमबीबीएस कॉलेज में हॉस्पिटल में जाके काम करेगा ना, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा ना वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पर क्लिनिकल, नर्सिंग भी है तो हॉस्पिटल में जाके काम करना पड़ेगा, तो क्लिनिकल कंपोनेंट भी क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्शन शुड बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। और यहाँ पर जो है ना इंस्ट्रक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके कन्फॉर्मिटी में होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज दैट द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड रिलेट टू क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लिनिकल फील्ड्स एंड कम्युनिटी। अब यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है वहाँ पर क्लियर कट वो रिलेटेड होना चाहिए क्लासरूम एक्टिविटीज से। अगर वो मेडिकल, नर्सिंग है तो क्लिनिकल से होना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग है, बीटेक का करिकुलम है, तो उसको जॉब एक्सपीरियंस से होना चाहिए। और सभी का साथ ही साथ कम्युनिटी होना चाहिए। कम्युनिटी को क्लास 1, 2, 3, 4 में भी ऐड किया गया, खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, क्योंकि ये करिकुलम में क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। मान लेते हैं क्लिनिकल हट जाता है, लोअर क्लास में क्लिनिकल नहीं होता, सिंपली क्या होता है क्लासरूम एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। जो क्लिनिकल आता है जो मेडिकल साइंस का है, मतलब जो एमबीबीएस कर रहा है या नर्सिंग कर रहा है, या जो इंजीनियरिंग है तो वहाँ पर जॉब ट्रेनिंग है या वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर यहाँ पर क्लिनिकल फील्ड्स के बजाय अगर वर्क एक्सपीरियंस दे देते तो दोनों शामिल हो जाता है उसमें। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं ज़्यादातर जगह आप नोट्स में भी देखिएगा ज़्यादातर जगह क्लिनिकल टर्म यूज किया गया है, तो उस समय जिसमें मैं बना रहा था उसमें मुझे वर्ड सही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं क्लिनिकल, यहाँ पर क्लिनिकल के जगह पे अगर वर्क एक्सपीरियंस दे दिए, वर्क एक्सपीरियंस या जॉब ट्रेनिंग, तो यहाँ पर क्लिनिकल भी आ जाएगा और मतलब मेडिकल के लिए भी हो जाएगा और इंजीनियरिंग के लिए भी हो जाएगा। बाय द वे आप समझ तो रहे हैं ना सारी बात को। आपके लिए जो क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड रहेगा क्लासरूम एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज से, क्लिनिकल से बहुत कम आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ बीएड कॉलेजेज, मतलब आर्ट्स कॉलेजेज, नॉट द एमबीबीएस कॉलेज के, ठीक है। तो उतना नहीं रहेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक में किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो आप पूछ सकते हैं।
और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं। और जिनको जिनको मॉक टेस्ट नहीं मिला है, अभी हम 10 मिनट के अंदर हम दे देंगे, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना ई ज्ञान, ओके, ई ज्ञान आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज का थोड़ा फ्री है, तो जो भी ई ज्ञान ऐप में हैं, तो एनटीए जो इनरोल किए हुए हैं आपके बैच में मिलेगा, आपको पर्सनल मैसेज भी रहेगा। और जो नहीं इनरोल किए हुए हैं तो उनको ई ज्ञान का एनटीए ने 2022 है ना, एनटीए नेट जेआरएफ 2022 बैच उसमें रहेगा, तो आप उसको दे पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन यही है फर्स्ट जो कि फ्री है, उसके बाद सब पेड होगा। और ये इसलिए दिया गया है ताकि आप जानें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है कैसे देना है, तो चलिए मैं एक बार करके दिखला देता हूँ, बाकी आप लोग मोबाइल पे कीजिएगा, ठीक है। सो 1 मिनट वेट कीजिए कि मॉक टेस्ट आखिर देना कैसे, लिंक पे क्लिक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये अगर आप मोबाइल से दीजिएगा तो आपको मोबाइल का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपको ई ज्ञान ऐप खोलना है। मैं टेलीग्राम खोला हुआ हूँ, लेकिन आप ई ज्ञान ऐप खोलिएगा, वहाँ पर लिखा होगा अटेम्प्ट मॉक टेस्ट 1 MT1, ठीक है जी। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट 1 ब्रैकेटेड MT1, वहाँ पर लिंक देखिएगा http://tivankurbharti.com MT1, ये इसका है, ओके। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको ई ज्ञान ऐप में मिलेगा, ये लिंक आपको ई ज्ञान ऐप में मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये तो दूसरा डिजाइन में खुल गया। अच्छा चलिए मैं मोबाइल के साइज में ले आता हूँ इसको भी, क्योंकि आप मोबाइल से कीजिएगा तो चलिए। तो आपको पॉइंट वाइज देखते जाइए। आपका मोबाइल का साइज रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपका ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है यूजीसी नेट, ओके। तो यूजीसी नेट पे क्लिक कीजिएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन। आपको एक एक करके करना है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल किए हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारा स्टूडेंट इनरोल ऐसा किए जिसका पेपर 2 एजुकेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले पेपर 1 सेलेक्ट करना है और स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा आएगा, लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आप लॉगिन पे या आईडी पासवर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इनरोल्ड स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं है, डायरेक्टली आप ई ज्ञान ऐप में ही इसका लिंक मिलेगा, और जो इनरोल किए हुए हैं सिर्फ उसी को लिंक मिलेगा, दूसरे को ये नहीं मिलेगा। इसलिए नो नीड ऑफ एडिंग आईडी एंड पासवर्ड, आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। डन। जब आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा। इंस्ट्रक्शन, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम में रहने दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए, इसको कैसे देना है। जब आपका पढ़ा हुआ हो जाएगा, नीचे इस जगह पे देखिए, आपको दिख रहा है, इस जगह पे मैंने निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है, यहां पर आपको टिक करना पड़ेगा। दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप टिक नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इस जगह पे मैंने निर्देशों को पढ़ और समझ लिया, वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जब प्रोसीड कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब मान लेते हैं आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में रहने दीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे फाइनल एग्जाम में होता है सेम टू सेम वैसा ही है। आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कर दीजिए, बनाइए, जैसे बनाए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये भी हिंदी में आया, बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय चांस आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आया बीच में ही, ये क्वेश्चन को आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखना है, तो आप यहाँ पर ऊपर में कॉलम बना हुआ उसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बनाइए जो भी आपको बनाना है, ठीक है, बनाते चलिए। तो इसी प्रकार से अब नीचे घसका के अगर आप जाइएगा
तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको डायरेक्ट आगे देखिए क्या क्या यहाँ पर सारा ऑप्शन, नॉट विजिटेड 47, आंसर्ड 3 लिखा गया है ना। हमको 50 नंबर बनाना है, 50 नंबर पे डायरेक्ट ऊपर में देखिए क्वेश्चन आ गया 50 नंबर का। मीडियम बदलना है, बदल के हिंदी मीडियम में आ गए, राइट। आप अपने अनुसार बदलिए, जब सब कुछ हो गया, आपको जितना बनाना था बना दिए। लास्टली यहाँ पर सब शो करेगा, आपको नीचे में शो करेगा। लास्टली आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट कीजिएगा तो आपको फिर से एक वार्निंग आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, क्या आप श्योर हैं फाइनल मार्किंग के लिए सबमिट करना। आप उसमें यस पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका सबमिट हो गया, डन। अब आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा। जैसे मैंने बनाया 1 नंबर का, मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था 2, जो कि गलत है, इसका सही ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 2 बनाया, ये गलत है, इसका सही ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, सही है, इसका 3 ही होगा। और जो नहीं बनाए उसका भी आंसर यहाँ पर बता दिया गया है। टोटल 50 क्वेश्चन का यूनिट 1 का था। हाँ जी आनंदिता, ये यूनिट 1 का, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। इसी प्रकार से देख लिए, बाय चांस आपका स्कोर कम हो गया, आप क्या कीजिए, इसको एक बार और पढ़िए 2-4 दिन और पढ़ के सेम लिंक को आप रखिए, फिर से क्लिक कीजिए और फिर से कीजिए। ध्यान दीजिएगा ये कुछ दिन तक रहेगा, 2 सप्ताह के बाद, मतलब जब आपका मॉक टेस्ट 2 आएगा, जब मॉक टेस्ट 3 आने की बारी आएगी तो मॉक टेस्ट 1 हट जाएगा। मतलब आपको हमेशा 2 मॉक टेस्ट लाइव मिलेगा। अभी तो मॉक टेस्ट 1 ही है ऑनलाइन में, इसके बाद आपको 2 मॉक टेस्ट लाइव मिलेगा, पहला नंबर हटता चला जाएगा। तो इसीलिए बाद में बनाएंगे, इसके लिए मत रहने दीजिएगा। हम पहले टोटल 21 मॉक टेस्ट ऑनलाइन रहने देते थे, तो इससे क्या होता था कि बहुत सारा स्टूडेंट कहता था बाद में बनाएंगे, और बाद के चक्कर में छोड़ देता था। जब एग्जाम नजदीक आता था तब धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट करता था। तो हमको पैसा नहीं लेना, हम जो है पढ़ाने के लिए और पास करवाने के लिए हम पढ़ाते हैं, इसीलिए हम पुराना मॉक टेस्ट को हटा देते हैं ताकि आप फिर से ऐसा गलती ना करें। तो क्योंकि आपको हम कई बार आप लोगों को बोले हैं कि अगर इस बार पास नहीं होंगे तो अगला बार एग्जाम देंगे, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यही आपका लास्ट है, फर्स्ट भी है, अगर आप रिपीटर हैं तो ये आपका लास्ट है, अगर पहला है फ्रेशर है तो भी आपका लास्ट है, इसके बाद एग्जाम ही नहीं देना, ये आपका लास्ट है। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट में भी हमारा वैसा ही है, अगर आप 2 सप्ताह के अंदर मॉक टेस्ट दिए तो दिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, बाद के लिए हम आपको चांस नहीं देंगे। जैसे कि हम आपको दोबारा चांस नहीं देंगे फाइनल एग्जाम देने का, वैसा ही हम यहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट देने का फाइनल 2 सप्ताह के बाद चांस नहीं देंगे। आपको इसी 2 सप्ताह के अंदर जितना बार बनाना है बना लीजिए, क्योंकि वी वांट्स रिजल्ट इन 2022 किसी भी कंडीशन में। तो हम अपने तरफ से कोई वीकनेस नहीं रहने देंगे, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको पास करवाने के लिए जो जो भी मेथड है हम वैसा करेंगे, आपको आलस में नहीं रहने देंगे। अगर हम छोड़ दिए कि आप कभी भी दे सकते हैं, आप ज़्यादातर स्टूडेंट करता है क्या है, जब एग्जाम नज़दीक आता है तब बनाता है, इसलिए हम चांस ही नहीं देंगे, हम पहले हटा देंगे। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क प्लीज। और जो नहीं इनरोल किए हैं, अगर आपको इनरोल करना है मॉक टेस्ट में तो आप 7002219244 पे आप हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको एडमिशन का लिंक सेंड कर देंगे, आप वहां से एडमिशन ले पाएंगे मॉक टेस्ट में। ठीक है जी, या स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, या आप हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। ओके जी, तो थैंक्स अ लॉट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप लोग कल भी आएंगे और मॉक टेस्ट देके अपना अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। ठीक है जी। मीना यादव, कहां पर भेजे हैं मीना यादव जी? मीना यादव, अभी तो मैं यूट्यूब पे हूं, अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम में भेजे होंगे तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं ना। ठीक है मीना यादव जी, तो मैं बाद में देख के आपको कोशिश करूंगा। हाँ जी, मैं अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, मैं 2 मिनट के अंदर मैं लिंक भेज रहा हूँ सभी को, फिर से आप लोग अभी दे दीजिएगा मॉक टेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं यूट्यूब पे 9:30, ओहो 9:30 से तो अनअकैडमी पे क्लास है। हाँ, तो अनअकैडमी के बाद दीजिएगा, या तो कल दीजिएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कल दीजिएगा, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि 9:30 से अनअकैडमी पे क्लास है। और जो जो नोटिफाई मी पे क्लिक नहीं किए हैं
अनअकैडमी पे जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी इनरोल हैं उनको आ जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी इनरोल किए हुए हैं उनको आ जाएगा ई ज्ञान ऐप में, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप एक बार कल हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है और इनरोल किए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है मीना जी। और सभी के लिए